नमस्कार, सुप्रभात। स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ अमृता चौर से। आप देख रहे हैं सुबह 9 बजे। संसद के मॉनसून सत्र को लेकर तैयारियां जोरों पर चल रही हैं और इसी सिलसिले में लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला आज एक अहम बैठक करेंगे। इसके साथ ही संसद भवन परिसर में मॉनसून सत्र की तैयारियों के बीच संसदीय समितियों की बैठकों का भी सिलसिला लगातार जारी है, जिसका हम आपको देंगे पूरा अपडेट। बात करेंगे देश भर में कोविड-19 अपडेट की, बताएंगे सभी राज्यों का हाल, साथ ही चर्चा होगी वैक्सीन को लेकर चल रहे प्रयासों की। इसके साथ ही देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों पर भी होगी विस्तार से चर्चा। बताएंगे 2020 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे मिला है, साथ ही जानेंगे देश भर में मौसम का हाल भी। आइए शुरू करते हैं खबरों के सिलसिले की। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला संसद के मॉनसून सत्र की तैयारियों को लेकर आज अहम बैठक करेंगे। ये बैठक तैयारियों की समीक्षा को लेकर बुलाई गई है। मॉनसून सत्र की तैयारियां दोनों सदनों में चल रही हैं। इसे लेकर दोनों सदनों के पीठासीन अधिकारियों के साथ कई बैठकें हो चुकी हैं। कोरोना संकट के नाते इस बार कई अतिरिक्त सावधानियां बरती जा रही हैं। संसदीय समितियों की बैठकों के लिए भी कई अलग व्यवस्थाएं की जा रही हैं। सारे पहलुओं को ध्यान में रखकर लोकसभा अध्यक्ष पीएलबी के कमेटी रूम संख्या 74 में सुबह 11 बजे बैठक करेंगे। संसद भवन परिसर में मॉनसून सत्र की तैयारियों के बीच लगातार संसदीय समितियों की बैठकों का सिलसिला जारी है। आज होने वाली बैठकों में दो बेहद अहम वित्तीय समिति लोकलेखा समिति से संबंधित है। पहली बैठक उप समिति 2 की है, जिसमें खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 से संबंधित ड्राफ्ट रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया जाएगा। लोकलेखा समिति के तीसरे कार्यकारी समूह की भी बैठक होगी, जिसमें पड़ताल के लिए संचार और रेलवे मंत्रालय से संबंधित विषयों की प्राथमिकता तय होगी। सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की बेहद अहम बैठक में एनटीपीसी के प्रतिनिधियों को साक्ष्य देने के लिए बुलाया गया है। राज्यसभा के तहत आने वाली वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति आज भारी उद्योग विभाग के सचिव का विचार जानेगी। समिति भारत में कोविड के बाद अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने की चुनौतियों और अवसर विषय पर गहन पड़ताल कर रही है। इस क्रम में कल भी समिति ने बैठक की थी। विदेश संबंधी स्थायी समिति की बैठक में अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय, गृह मंत्रालय, वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग, आईटी मंत्रालय और विधि और न्याय मंत्रालय के प्रतिनिधि साक्ष्य देंगे। लोकसभा की याचिका समिति भी बैठक में अपने एजेंडे पर काम करेगी। वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति ने कृषि और सामुद्रिक उत्पादों के निर्यात से जुड़े विषय को लेकर सरकार को सुझाव दिए हैं। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को कल समिति की ये रिपोर्ट दी गई। कृषि और सामुदायिक उत्पादों, बागबानी, फसलों और हल्दी और नारियल रेशा निर्यात पर राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को बुधवार को वाणिज्य मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति की अहम रिपोर्ट सौंपी गई। समिति के अध्यक्ष वाईएसआर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद वी विजयसाई रेड्डी ने समिति की 154वीं रिपोर्ट भेंट की। वी विजयसाई रेड्डी ने बताया कि समिति ने सरकार से संबंधित विषय को लेकर महत्वपूर्ण सिफारिशें की हैं। उन्होंने कहा कि आपूर्ति श्रृंखला के बुनियादी ढांचे की दक्षता में सुधार और मूल्यवर्धन की जरूरत है। The committee recommends to the government of India to improve the efficiency of the supply chain, infrastructure development should take place, and value addition should also be taken place. This is what so far as agricultural products are concerned, and in the case of marine products, there is a considerable decline. समिति ने समुद्री उत्पादों के गिरावट के विषय में भी सरकार को अवगत कराया है। कृषि और सामुद्रिक उत्पादों, बागबानी, फसलों, हल्दी और नारियल रेशा निर्यात पर समिति की ये रिपोर्ट काफी महत्वपूर्ण है। समिति ने इस विषय की पड़ताल के लिए विजयवाड़ा, बेंगलुरु और कोचीन का दौरा किया, जहां किसानों से विभिन्न स्तर पर जानकारी हासिल की गई। इस रिपोर्ट को 27 जुलाई को हुई समिति की बैठक में मंजूरी दे दी गई थी। मोहम्मद फतेह टीपू, राज्यसभा टीवी। संसद की वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की भी कल बैठक हुई। इस बैठक में दो अहम संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपने विचार रखे। देश में कोविड-19 के बाद अर्थव्यवस्था में निवेश आकर्षित करने की चुनौतियों और अवसर विषय पर स्थायी समिति गहन पड़ताल कर रही है। इसी क्रम में उसने ऑटोमोटिव कंपोनेंट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया और सोसाइटी ऑफ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिया। करीब 2.5 घंटे तक चली समिति की बैठक में सदस्यों ने प्रतिनिधियों से कई विषयों पर जानकारी ली।
वी विजय साई रेड्डी की अध्यक्षता वाली इस समिति की बैठक में 15 सदस्य मौजूद थे। इसमें नवनिर्वाचित सदस्य मल्लिकार्जुन खड़गे और प्रियंका चतुर्वेदी भी शामिल हैं। समिति इस विषय पर सचिव उद्योग और आंतरिक व्यापार विभाग और सचिव एमएसएमई के साथ चर्चा कर जमीनी हकीकत जान चुकी है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 संबंधी संसदीय संयुक्त समिति ने कल अपनी बैठक में विधेयक से संबंधित मुद्दों पर नैस्कॉम के प्रतिनिधियों के साथ चर्चा की। समिति की ये 9वीं बैठक थी जिसमें 15 सदस्य मौजूद थे। लोकसभा सांसद मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली दोनों सदनों की ये संयुक्त समिति है जो इस बेहद अहम विधेयक के सभी पक्षों पर व्यापक पड़ताल कर रही है। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 संबंधी संसदीय संयुक्त समिति के समक्ष बुधवार को नैस्कॉम के 5 प्रतिनिधियों ने विषय से संबंधित तथ्य रखे। इससे पहले हुई बैठकों में आईटी मंत्रालय, विधि और न्याय मंत्रालय, यूआईडीएआई, गृह मंत्रालय, राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो, एनआईए और डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सेंटर के प्रतिनिधियों संग विचार विमर्श हुआ था। साथ ही समिति के समक्ष विषय के कई जानकारों ने भी अपना ज्ञापन दिया है। ये विधेयक दोनों सदनों की संयुक्त समिति के पास विचार के लिए 11 दिसंबर 2019 को भेजा गया था। लोकसभा में इस बाबत केंद्रीय विधि और न्याय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रस्ताव रखा था। इसी के तहत मीनाक्षी लेखी की अध्यक्षता वाली इस समिति में पीपी चौधरी, राज्यवर्धन सिंह राठौर, तेजस्वी सूर्या, एस अहलुवालिया, हिना गावित, संजय जायसवाल और गौरव गोगोई समेत 20 सदस्यों को लोकसभा में शामिल किया गया। वहीं राज्यसभा के 10 सदस्यों में भूपेंद्र यादव, राजीव चंद्रशेखर, जयराम रमेश, डॉक्टर अमर पटनायक, ए नवनीत कृष्णन, प्रोफेसर रामगोपाल यादव, डेरेक ओब्रायन, अश्वनी वैष्णव, विवेक तनखा इस समिति में शामिल हैं। विधेयक को लेकर विपक्ष की तमाम आपत्तियां थी। पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 बेहद अहम विधेयक है जिसमें सरकार को फेसबुक और गूगल समेत तमाम विदेशी कंपनियों से निजी और गैर निजी डेटा के बारे में पूछने का अधिकार है। निजी डेटा चोरी करने वाली कंपनियों पर सख्ती के साथ साथ इसमें कई प्रावधान हैं। निजी सूचनाओं की सुरक्षा का सवाल पूरी दुनिया में चर्चा में है। एटीएम, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड और नेट बैंकिंग में फर्जीवाड़े की कई घटनाएं हो चुकी हैं। इस नाते संयुक्त समिति की रिपोर्ट पर सभी की निगाहें लगी हुई हैं। अरविंद कुमार सिंह, राज्यसभा टीवी। उत्तर प्रदेश की एक राज्यसभा सीट के लिए होने वाले उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर दिया। पार्टी ने अपनी ओर से पार्टी के प्रवक्ता डॉक्टर सैयद जफर इस्लाम को उम्मीदवार बनाया है। जफर इस्लाम कई मौकों पर पार्टी के लिए रणनीतिक भूमिका निभा चुके हैं। राज्यसभा की सीट अमर सिंह के निधन से खाली हुई थी। अमर सिंह के निधन के बाद से प्रदेश की इस एक सीट पर उपचुनाव कराया जाएगा। कांग्रेस ने केंद्र सरकार की ओर से जारी किए गए प्रमुख अध्यादेशों पर चर्चा और पार्टी का रुख तय करने के लिए बुधवार को 5 सदस्यीय समिति का गठन किया। इस समिति के संयोजक जयराम रमेश होंगे। रमेश के अलावा वरिष्ठ नेता पी चिदंबरम और दिग्विजय सिंह को समिति का सदस्य बनाया गया है। कांग्रेस के लोकसभा सदस्य गौरव गोगोई और डॉक्टर अमर सिंह भी इस समिति में शामिल होंगे। समिति केंद्र की ओर से जारी प्रमुख अध्यादेशों पर चर्चा और पार्टी का रुख तय करने का काम करेगी। और अब बात कोविड-19 अपडेट की। केंद्र और राज्य सरकारों के समन्वित प्रयासों से देश में स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। देश में कोविड-19 संक्रमण से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या इसके सक्रिय मामलों के मुकाबले 3.5 गुना से ज्यादा हो गई है। बीते कई दिनों से इस बीमारी से एक ही दिन में ठीक होने वाले मरीजों का जो आंकड़ा है वो 60,000 से अधिक है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक एक दिन में 63,173 कोरोना मरीजों के ठीक होने के साथ ही इस बीमारी से ठीक होने की जो दर है वो 76.30% पर पहुंच गई। इस बीच देश में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की कुल संख्या 25 लाख के आंकड़े को पार कर गई है। कोरोना मरीजों के ठीक होने की रिकॉर्ड संख्या से सक्रिय मामलों की संख्या में कमी आई है और ये सिर्फ 21.87% है। स्वस्थ हो चुके कोरोना मरीजों की लगातार बढ़ती संख्या की वजह से सक्रिय मामलों के साथ अंतर भी 17,60,000 से ज्यादा हो चुका है। स्वास्थ्य कर्मियों के समर्पित प्रयासों से कोरोना मामलों में मृत्यु दर लगातार घट रही है और ये अब 1.84% रह गई है। टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट रणनीति के साथ कोरोना के खिलाफ लड़ाई में मजबूती से आगे बढ़ते हुए देश में अब तक 3 करोड़ 80 लाख से अधिक कोरोना नमूनों का परीक्षण किया जा चुका है। प्रतिदिन औसतन
8 लाख से अधिक परीक्षणों के साथ भारत में तेज गति से कोविड की जांच हो रही है। बुधवार को जारी आंकड़ों के मुताबिक 25 अगस्त को देश भर में करीब 8.25 लाख टेस्ट किए गए। देश में प्रतिदिन 10 लाख आबादी पर भी जांच की संख्या में लगातार तेजी देखी जा रही है और दैनिक परीक्षण में वृद्धि की वजह से औसत दैनिक पॉजिटिविटी दर में कमी आई है। देश में प्रति 10 लाख आबादी पर परीक्षण की संख्या बढ़कर 27,284 तक पहुंच गई। इस उपलब्धि का कारण देश भर में परीक्षण प्रयोगशालाओं का विस्तार और परीक्षण सुविधाओं में लगातार बढ़ोतरी है। आज देश में सरकारी क्षेत्र की 992 और निजी क्षेत्र की 548 प्रयोगशालाओं समेत कुल 1,540 प्रयोगशालाएं कोरोना नमूनों की जांच का काम कर रही हैं। दिल्ली में एक बार फिर कोरोना रफ्तार पकड़ रहा है। पिछले 24 घंटे में यहां पर कोरोना के 1,693 नए केस सामने आए हैं। वहीं दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 1,154 लोग ठीक हुए। और इसी बीच मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में कोविड जांच दोगुना की जाएगी और अगले सप्ताह से राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिदिन 40,000 टेस्ट किए जाएंगे। महाराष्ट्र में बुधवार को कोरोना के 14,888 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही यहां पर पॉजिटिव मामलों की कुल संख्या 7,18,711 हुई, जिसमें से 5,22,427 रिकवर और 1,72,873 सक्रिय मामले शामिल हैं। और इसी बीच राज्य सरकार ने महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग की इस साल होने वाली प्रारंभिक परीक्षा समेत अन्य सभी भर्ती परीक्षाओं को स्थगित कर दिया है। कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर उद्धव ठाकरे सरकार ने ये फैसला किया है। महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग प्रीलिम्स परीक्षा लगातार तीसरी बार स्थगित हुई है। वहीं महाराष्ट्र कैबिनेट ने बुधवार को 1 अप्रैल से 30 सितंबर तक कमर्शियल वाहनों से टैक्स हटाने का फैसला किया। ये निर्णय कोरोना महामारी के कारण वाणिज्यिक वाहनों और मालवाहकों को हुए नुकसान के मद्देनजर लिया गया। पंजाब में विधानसभा का सत्र शुरू होने से पहले 23 विधायक कोरोना से संक्रमित पाए गए। इनमें सत्ता पक्ष के 13 विधायक कोरोना के चपेट में आ चुके हैं। वहीं विपक्ष के भी 10 विधायकों को कोरोना हो गया। इसमें राज्य के कैबिनेट मंत्री भी शामिल हैं। पंजाब विधानसभा का मॉनसून सत्र 28 अगस्त से शुरू होना है। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बुधवार को कहा कि राज्य में 20 सितंबर तक शैक्षणिक संस्थान बंद रहेंगे। 7, 11 और 12 सितंबर को संपूर्ण लॉकडाउन होगा। ओडिशा सरकार ने 2020-21 के शैक्षणिक वर्ष के लिए कक्षा 1 से 12 तक के सिलेबस में 30% की कमी की है। साथ ही सभी स्कूलों को 31 अगस्त 2020 तक बंद रखने का आदेश दिया गया है। आंध्र प्रदेश में एक दिन में संक्रमण के 10,830 नए मामले दर्ज किए गए हैं। महामारी शुरू होने के बाद से ये राज्य में अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है। राज्य में कुल संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 3,82,469 हो गई है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के प्रकोप को देखते हुए देश में कई तरह की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। इसी कड़ी में तमिलनाडु में लास्ट सेमेस्टर को छोड़कर ग्रेजुएशन एवं पोस्ट ग्रेजुएशन की अन्य परीक्षाएं रद्द कर दी गई हैं। असम में बराक वैली के इलाके में कोविड-19 के बढ़ते प्रसार को देखते हुए वहां लॉकडाउन घोषित किया गया है। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तरुण गोगोई कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उन्होंने खुद एक ट्वीट करके इस बात की जानकारी दी है। राजस्थान में 7 सितंबर से सभी धार्मिक स्थल खुल जाएंगे। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के साथ कोरोना को लेकर हुई बैठक के बाद ये फैसला किया गया। जारी निर्देश के मुताबिक सभी श्रद्धालु मास्क लगाकर आएंगे और सोशल डिस्टेंसिंग के साथ भगवान का दर्शन करना होगा। समय समय पर इन धार्मिक स्थलों को सैनिटाइज भी करना होगा। हिमाचल प्रदेश में आने जाने वाले अन्य राज्यों के लोगों और पर्यटकों के लिए RT-PCR और ICMR से मान्यता प्राप्त लैब की कोरोना सैंपल की रिपोर्ट मान्य होगी। जिलों की सीमा में प्रवेश करने के 96 घंटे पहले किए गए कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट वैध नहीं होगी। कर्नाटक के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर CN अश्वत्थ नारायण ने प्रदेश में 1 सितंबर से महाविद्यालयों को खोले जाने की घोषणा की है। उन्होंने कहा कि सभी महाविद्यालयों में 1 सितंबर से ऑनलाइन और 1 अक्टूबर से कक्षाओं में पढ़ाई होगी। पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी की सेहत में कोई सुधार नहीं है। दिल्ली के कैंटोनमेंट आर्मी रिसर्च एंड रेफरल अस्पताल के मुताबिक पूर्व राष्ट्रपति अभी भी गहरे कोमा में हैं और वेंटिलेटर सपोर्ट पर हैं। उनके प्रमुख और क्लिनिकल पैरामीटर स्थिर बने हुए हैं। विशेषज्ञों की एक टीम उनकी देखरेख कर रही है और उनके श्वसन संक्रमण का इलाज जारी है।
84 वर्षीय पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का 10 अगस्त को दिल्ली कैंट के अस्पताल में मस्तिष्क की सर्जरी की गई। प्रणब मुखर्जी की कोरोना संक्रमण की रिपोर्ट भी पॉजिटिव आई थी। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के कोविड-19 टीके का मानव पर दूसरे चरण का क्लिनिकल परीक्षण बुधवार को पुणे के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में शुरू हो गया। इस टीके का विनिर्माण सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की ओर से किया जा रहा है। अस्पताल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि 32 और 48 साल के 2 पुरुषों स्वयंसेवियों को भारतीय विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में टीके की खुराक दी गई। 5 स्वयंसेवियों ने परीक्षण के लिए अपना नाम पंजीकृत कराया था, लेकिन जांच में 3 व्यक्तियों में एंटीबॉडी पाए गए, इसलिए उन पर टीके का परीक्षण नहीं किया गया। 7 दिनों में कुल 25 स्वयंसेवियों को टीके की खुराक दी जाएगी। दुनिया भर में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच अब तक 2,40,28,000 से ज्यादा मामले सामने आ चुके हैं। इनमें से 8,22,000 से ज्यादा लोगों की इस वायरस की वजह से अब तक मौत हो चुकी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के प्रमुख वैज्ञानिक सौम्या स्वामीनाथन ने बुधवार को कहा कि 2021 की शुरुआत में नोवल कोरोना वायरस पर वैक्सीन को लेकर कोई अच्छी खबर मिल सकती है, लेकिन इसके बाद ये बड़ी चुनौती होगी कि हम इसका पूरे विश्व में पूरी ईमानदारी से वितरण कर पाएं। ऐसा अमीर देशों को सीमित वैक्सीन पर काबिज होने बिना करना होगा। उन्होंने बेंगलुरु में हुए एक वर्चुअल सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा, भारत वैक्सीन उत्पादन का हब है। भारत इस दिशा में अच्छी स्थिति में है, चूंकि कई कंपनियां इसके विकास पर काम कर रही हैं और कई कंपनियां विदेशी कंपनियों के साथ मिलकर इस दिशा में काम कर रही हैं। ऑस्ट्रेलिया ने कोरोना की वैक्सीन तैयार करने में इंसानों पर हुए ट्रायल में महत्वपूर्ण सफलता हासिल की। अभी तक प्राप्त आंकड़ों के आधार पर इंसानों पर हुए ट्रायल के दौरान इस वैक्सीन के कोई साइड इफेक्ट नहीं मिले हैं। इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहे वैज्ञानिकों का कहना है कि इस वैक्सीन का ट्रायल यूरोप में जानवरों पर भी हुआ था, वहां भी इस वैक्सीन को सफलता मिली थी। भूदान आंदोलन के प्रणेता और महान संत आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू गांधी इन न्यू एरा विनोबा जी विषय पर आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर हिस्सा लेंगे। संत विनोबा भावे सामाजिक उत्थान और भूदान आंदोलन के लिए गांधी जी के दर्शन के प्रसार की दिशा में उनका योगदान विषय पर ऑनलाइन सम्मेलन को भी उपराष्ट्रपति संबोधित करेंगे। 11 सितंबर 1895 को गुजरात के गाहोदे में जन्मे संत विनोबा भावे महात्मा गांधी के अनुयायी, समाज सुधारक और भूदान यज्ञ नामक आंदोलन के संस्थापक थे। उन्हें 1958 में प्रथम ब्रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित किया गया और मरणोपरांत उन्हें देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से 1983 में सम्मानित किया गया। महान संत आचार्य विनोबा भावे की 125वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू आज गांधी इन न्यू एरा विनोबा जी विषय पर आयोजित वेबिनार में मुख्य अतिथि के तौर पर संबोधित करेंगे। कार्यक्रम का सीधा प्रसारण आप राज्यसभा टीवी पर सुबह 11 बजे से देख सकते हैं। और इसी के साथ यहां पर रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए राज्यसभा टीवी। जब भी आप अस्पताल जाएं, तो पहले डॉक्टर से अपॉइंटमेंट घर से ही लें और समय अनुसार ही घर से निकलें। ऐसा करने से आपका समय बचेगा और अस्पताल में भीड़ नहीं लगेगी, जिससे कोरोना का संक्रमण होने की संभावना कम होगी। अपनी और दूसरों की सुरक्षा के लिए अपने साथ अपनी कोविड सुरक्षा किट यानी मास्क, सैनिटाइजर, पेन आदि ले जाना ना भूलें, ताकि आपको पेन, सैनिटाइजर जैसी चीजें दूसरों से लेकर इस्तेमाल नहीं करनी पड़े। इससे आप कोरोना के संक्रमण से अपने आप को और दूसरों को बचाएंगे। ध्यान रहे, अस्पताल में अभी सिर्फ 2 लोगों के ही प्रवेश करने की अनुमति है, इसलिए मरीज सहित केवल 2 लोग ही अस्पताल जाएं। मास्क पहनकर ही घर से निकलें और अस्पताल में भी पहने रखें। सावधानी को आदत बनाएंगे, कोरोना को मिलकर हराएंगे। माल एवं सेवा कर यानी कि जीएसटी काउंसिल की
41वीं बैठक आज होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में होने वाली काउंसिलिंग की ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। बैठक में राज्यों के मुआवजा भुगतान और राजस्व में कमी को पूरा करने पर चर्चा हो सकती है। बैठक का एकमात्र एजेंडा राज्यों के राजस्व में कमी की भरपाई है। बैठक में जिन विकल्पों पर विचार किया जा सकता है उनमें बाजार में कर्ज, उपकर की दर में वृद्धि या क्षतिपूर्ति उपकर के दायरे में आने वाले वस्तुओं की संख्या में वृद्धि शामिल है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर आज महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, केरल, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। ये बैठक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी। इन 8 राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक में कृषि सुधार पर चर्चा होगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए कई अहम घोषणाएं की हैं, जिसका मकसद कृषि क्षेत्र में पारदर्शिता, प्रतिस्पर्धात्मकता और मार्केटिंग में सुधार लाना है। केंद्र सरकार ने खेती के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए एक विशेष फंड की घोषणा की है, जिसका मकसद किसानों की आय को बढ़ाना है। केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में सुधारों को आगे बढ़ाने के साथ साथ इस काम के लिए जरूरी ढांचागत सुविधाओं का विकास प्राथमिकता के आधार पर कर रही है। केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि कोविड-19 महामारी के बाद के भारत की अर्थव्यवस्था के लिए पूर्वोत्तर भारत बेहद महत्वपूर्ण है और इस क्षेत्र की कृषि उत्पाद देश की आर्थिक गति सुधारने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पूर्वोत्तर क्षेत्रीय कृषि विपणन निगम लिमिटेड के अधिकारियों, किसानों के समूहों और कृषि क्षेत्र के प्रतिनिधियों की एक ऑनलाइन बैठक को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि कोविड के बाद के दौर ने पूर्वोत्तर के लिए कई अनूठे अवसर प्रदान किए हैं, क्योंकि अधिकांश अंशधारक और उद्योग घराने नई संभावनाओं को तलाशने के लिए इस क्षेत्र की ओर देख रहे हैं। केंद्रीय मंत्री ने NERAMAC को एक सप्ताह के भीतर एक योजना का खाका तैयार करने को कहा है। पेंशन और पेंशनधारक कल्याण विभाग ने केंद्र सरकार के सिविल पेंशन धारकों की आसानी के लिए इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश को डिजिलॉकर से जोड़ने का फैसला किया। इससे पेंशनधारक महालेखा नियंत्रक के इलेक्ट्रॉनिक पेंशन भुगतान आदेश का डिजिलॉकर अकाउंट से तुरंत प्रिंट ले सकेंगे। इस पहल से डिजिलॉकर में उनके पेंशन भुगतान आदेश का स्थायी रिकॉर्ड उपलब्ध रहेगा और नए पेंशन धारकों तक पेंशन भुगतान आदेश पहुंचाने में देरी से बचा जा सकेगा। ये सुविधा 2021-22 तक शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है, लेकिन कोविड महामारी के मद्देनजर विभाग ने ये लक्ष्य समय से पहले ही हासिल कर लिया। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में प्राचीन स्थलों के विकास और रखरखाव के लिए 6 और सर्कल बनाने और 3 अन्य का विस्तार करने की घोषणा की है। प्राचीन स्मारकों, पुरातात्विक स्थलों और राष्ट्रीय महत्व के अवशेषों का रखरखाव ASI की प्रमुख चिंता है और इसके लिए पूरे देश को 29 सर्कल और 3 मिनी सर्कल में विभाजित किया गया है। संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने नए सर्कल की घोषणा करते हुए एक वीडियो संदेश में कहा कि उन्हें उम्मीद है कि ये सर्कल इन राज्यों में प्राचीन स्थलों के बेहतर रखरखाव और संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। जो नए सर्कल बनाए गए हैं वो गुजरात के राजकोट, मध्य प्रदेश के जबलपुर, उत्तर प्रदेश के झांसी और मेरठ, पश्चिम बंगाल के रायगंज और तमिलनाडु के त्रिची में हैं। नीति आयोग ने निर्यात तत्परता सूचकांक 2020 जारी किया है। इसका मकसद चुनौतियों और अवसरों की पहचान करना, सरकारी नीतियों की कारगरता को बढ़ाना और सुविधाजनक नियामक ढांचे को प्रोत्साहन देना है। नीति आयोग उपाध्यक्ष डॉक्टर राजीव कुमार ने कहा कि विश्व के बाजार में भारत एक मजबूत निर्यातक बनने की क्षमता रखता है। उन्होंने कहा कि इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए API सूचकांक विभिन्न राज्यों की क्षमता को आंकता है। EPI 2020 में पहले नंबर पर गुजरात आया, दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र और तीसरे नंबर पर तमिलनाडु ने ये सूचकांक हासिल किया। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी ने बुधवार को नीट के प्रवेश पत्र जारी कर दिए। शुरुआती 5 घंटे में 6,84,000 एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लिए गए। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी पहले ही ये साफ कर चुकी है कि मेडिकल और इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा यानी कि नीट और JEE की परीक्षाएं जो हैं वो तय तारीख पर ही होंगी। JEE 1 से 6 सितंबर के बीच और NEET परीक्षा 13 सितंबर को होनी है। राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी परीक्षा केंद्रों की संख्या बढ़ाने, एक सीट छोड़कर बैठाने, हर कमरे में कम उम्मीदवारों को बैठाने और प्रवेश निकास की अलग व्यवस्था जैसे कदम उठाएगी। इन प्रवेश परीक्षाओं को स्थगित करने की बढ़ रही मांग के बीच NTA ये व्यवस्था कोविड-19 महामारी के मद्देनजर केंद्रों पर सामाजिक दूरी के नियम का पालन सुनिश्चित करने के लिए करेगी। NTA ने बयान जारी करके कहा है कि JEE के लिए परीक्षा केंद्रों की संख्या 570 से बढ़ाकर 660 की गई है। वहीं नीट अब 2,546 केंद्रों के बजाय 3,843 केंद्रों पर होगी।
महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं से प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2021 के लिए नामांकन आमंत्रित किया है। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार की स्थापना देश के मेधावी बच्चों, व्यक्तियों और संस्थाओं को सम्मानित करने के लिए की गई थी। ये पुरस्कार 2 श्रेणियों के अंतर्गत दिए जाते हैं, बाल शक्ति पुरस्कार और बाल कल्याण पुरस्कार। इसके विस्तृत दिशा निर्देशों को www.ncawcd.nic.in पर पुरस्कारों के लिए विशेष पोर्टल वेबसाइट पर देखे जा सकते हैं। इस साल आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि को बढ़ाकर 15 अक्टूबर कर दिया गया है। केरल सोना तस्करी मामले में राष्ट्रीय जांच एजेंसी ने 4 और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एजेंसी ने ये गिरफ्तारियां 24 अगस्त को की थीं। एनआईए ने इस मामले में शामिल आरोपियों के ठिकानों पर छापेमारी कर अनेक डिजिटल उपकरण और दस्तावेज जब्त किए हैं। 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया। इनके नाम अबू बकर, अब्दुल हमीद, मोहम्मद अब्दुल सलीम हैं। इन चारों पर भी केरल में हुई गोल्ड स्मगलिंग के मामले में आरोपियों के साथ षड्यंत्र रचने और मामले में अहम भूमिका निभाने का आरोप है। सोना तस्करी मामले में अभी तक एनआईए 25 आरोपियों की पहचान कर चुकी है, जिनमें से 20 को गिरफ्तार किया जा चुका है। एजेंसी ने कहा कि आगे जांच की जा रही है। अंतर्राष्ट्रीय मंच पर एक बार फिर पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। इस बार पाकिस्तान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में उसके बयान की वजह से ये झटका लगा है। इस बैठक में पाकिस्तान की तरफ से जो बयान दिया गया उसे रिकॉर्ड में नहीं लिया जाएगा। भारत ने इस मुद्दे को यूएनएससी के सामने उठाया था, जिसके बाद से ये फैसला लिया गया। पाकिस्तान के स्थायी मिशन के मंगलवार को ट्वीट कर एक झूठा बयान दिया। पाकिस्तान ने अपने ट्वीट में ये दावा किया कि उसने सोमवार को सुरक्षा परिषद में आतंकवाद पर स्पीच दी, जबकि असल में उसके राजदूत ने कोई भाषण नहीं दिया। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अध्यक्ष का ये बयान तब आया जब भारत ने पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश किया। चीन और अमेरिका के बीच जारी विवाद और गहराता जा रहा है। अमेरिका ने चीन की 24 कंपनियों को उस सूची में डाल दिया है जो चीन की सेना की मदद करती हैं, जिसके बाद ये कंपनियां अमेरिका में अपना बिजनेस नहीं कर पाएंगी। इसके अलावा इन कंपनियों और इनसे जुड़े लोगों के खिलाफ कड़ी जांच की जाएगी। अमेरिका ने आरोप लगाया है कि ये कंपनियां दक्षिण चीन सागर में आर्टिफिशियल द्वीप बनाकर उसके सैन्य अड्डा बनाने में सहायता करती हैं। अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में द्वीपों के निर्माण को लेकर चीन की कई बार आलोचना हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 29 वर्षीय डच लेखिका मारिएक लुकास रुजनेवेल्ड को दिए जाने की घोषणा की गई है। उनको ये पुरस्कार प्रतिष्ठित उनकी किताब द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग के लिए दिया गया है। रुजनेवेल्ड की किताब की कहानी एक 10 वर्षीय लड़की जस के इर्द गिर्द घूमती है, जो अपने भाई मैथ्यूज के साथ आइस स्केटिंग करना चाहती है, लेकिन वो अपना सपना पूरा नहीं कर पाती। जब वो अपना सपना पूरा करती है तब वो अपने भाई को खो चुकी होती है। किताब में कहानी को बेहद मार्मिक तरीके से पेश किया गया है। देश के कई राज्यों में भारी बारिश के बाद बाढ़ से हालात बने हुए हैं। उत्तर भारत के कुछ राज्यों में अगले 2 से 3 दिनों में भारी बारिश की आशंका जताई गई है। मौसम विभाग ने जम्मू कश्मीर, बिहार, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और असम में अलग अलग स्तर पर चेतावनियां जारी की हैं। दिग्गज फिल्म निर्देशक ऋषिकेश मुखर्जी की आज पुण्यतिथि है। फिल्मों के जरिए जिंदगी के फलसफों को कहने वाले ऋषिकेश मुखर्जी ने कई शानदार फिल्मों का निर्देशन किया। ऋषिदा ने अपने फिल्मी सफर की शुरुआत 1951 में मशहूर फिल्मकार बिमल रॉय के सहायक के रूप में 2 बीघा जमीन से की। गोलमाल, बुढ़ा मिल गया, नरम गरम, चुपके चुपके, खूबसूरत जैसी फिल्मों के जरिए उन्होंने सिने पर्दे पर कॉमेडी को नई ऊंचाइयां दी। ऋषिदा को दादा साहब फाल्के, राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार और पद्म विभूषण जैसे कई सम्मानों से नवाजा गया। हिंदी फिल्मों के दर्द भरे गीतों का जिक्र जब भी होता है, जहन में मुकेश की आवाज अपने आप गूंजने लगती है। करीब 4 दशकों तक दर्शकों के दिलो दिमाग पर राज करने वाले मुकेश चंद्र माथुर की आज पुण्यतिथि है। इन खबरों के साथ फिलहाल इतना ही। आइए आवाज के सुरीले सफर के जरिए याद करते हैं मुकेश जी को। कहता है जो कर सारा जमाना, आधी हकीकत आधा फसाना। चश्मा उतारो फिर देखो यारो, दुनिया नई है चेहरा पुराना। दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। जिंदगी हमें तेरा एतबार ना रहा, एतबार